अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूटेंट्स या पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर्स कौन से होते हैं और जो कि एरोसोल फॉर्मेशन भी उनकी वजह से हो रही होती है। तो आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली वो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स या ऑर्गेनिक एयर पार्टिकुलेट्स कौन से हैं और ऑर्गेनिक एरोसोल्स कौन कौन से मौजूद हैं। एंड देन लेटर नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन जो है वो कैसे हो रही है। So let's try to understand what is organic pollutant and how the organic compounds are involved in this air pollution. So organic pollutants may have a strong effect upon atmospheric quality. The effects of organic pollutants in the atmosphere can be divided into two major categories. The first consists of direct effects, such as cancers caused by exposure to vinyl chloride. तो देखें, दो तरह के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में ऑन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन के वो किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहे हैं। उनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। जो फर्स्ट कैटेगरी है, दे हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, लाइक वो हमारी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि विनाइल क्लोराइड है और इट्स ए कैंसर कॉजिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो सेकेंड कैटेगरी है, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, स्पेशली फोटोकेमिकल स्मॉग। नाउ फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होते हैं? बेसिकली जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो भी एटमॉस्फेयर में होते हैं उनके ऊपर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे मॉडिफाई देमसेल्फ, या वो चेंज हो जाती है उनके स्ट्रक्चर ड्यू टू द सम केमिकल रिएक्शंस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। In the case of pollutant hydrocarbons in the atmosphere, the later is more important effect. Like ये जो photochemical smog की formation है, ये एक very, it's a very important pollutant, and it is caused by the reactions in some hydrocarbons which are present in the atmosphere. Now let's see कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में किस तरह से आ रहे हैं, जो कि फिर स्मॉग फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो उनके अंदर होता है। नाउ लेट्स सी global distillation and fractionation of persistent organic pollutants. Now global distillation और फ्रैक्शनेशन जो है वो क्या चीज़ होती है? देखिए, डिस्टिलेशन का प्रोसेस आपको पता है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ कोई सॉल्वेंट है जिसके अंदर डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स के हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो जब आप डिस्टिलेशन करते हैं तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपको आप कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको अगर आप यूनिवर्सली देखते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं, लाइक प्लांट्स जितने भी मौजूद हैं, दे ऑल आर वेरी गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लाइक उसके अंदर से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट या एसेंशियल ऑयल्स मिल रहे हैं उसके अंदर से। और वो एसेंशियल ऑयल्स वैसे तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लेकिन वही एसेंशियल ऑयल्स जब सर्टेन रिएक्शंस कर लेते हैं एनवायरनमेंट में मौजूद प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ, तो क्या होता है, दे चेंजेस देयर स्ट्रक्चर, दे चेंजेस देयर प्रॉपर्टीज, और फिर वही एसेंशियल ऑयल्स हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो अफेक्ट करते हैं और दे क्रिएट पोल्यूशन। नाउ यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसको पीओपी भी कहा जाता है, पीओपीज के नाम से भी ये पहचाना जाता है कि पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। नाउ परसिस्टेंट का मतलब वो होता है कि ऐसा सब्सटेंट जो एक दफा एनवायरनमेंट में आ जाए तो वो वहां पे रिटेन करे, परसिस्ट करे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, और वो मतलब डिग्रेड ना हो, बायोडिग्रेडेबल ना हो, बल्कि रिटेन रहे, वहीं पे रहे एनवायरनमेंट में, वो कभी भी खत्म ना हो। उस चीज को हम कहते हैं कि ये परसिस्टेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो कि वंस दे हैव बीन जनरेटेड इन द एनवायरनमेंट, दे विल रिमेन इन द एनवायरनमेंट एंड दे कैन नॉट बी बायो डिग्रेडेबल। उसको आप डिग्रेड नहीं कर सकते। जैसे इसके बिल्कुल कॉमन एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो पॉलीथीन बैग है, जैसे कि पॉलीईथीन, उसे इसीलिए कहते हैं कि इट्स अ पॉलीमर ऑफ ईथीन।
तो उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एक दफा पॉलीथीन बैग अगर बन गया है एनवायरनमेंट में तो वो कभी भी ता क़यामत इट विल रिमेन इन द एनवायरनमेंट, यू कैन नॉट डिग्रेड इट, और आप उसको किसी भी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। तो दैट दीज टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड POPs or persistent organic pollutants. Now let's try to understand what are these passages telling us. On a global scale, it is likely that persistent organic pollutants undergo a cycle of distillation and fractionation in which they are vaporized into the atmosphere in warmer regions of the earth and condense and are deposited in colder region. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स मौजूद हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनके अंदर से क्या हो रहा होता है कि आप जब हीट अप होती है कोई भी एरिया हमारे अर्थ का, तो वहां पे जितने भी प्लांट्स हैं दे इमिट आउट सर्टेन केमिकल, सर्टेन नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम देयर, एंड देन क्या होता है कि उस जगह से प्लांट्स में से वो इवेपोरेट आउट होते हैं दीज केमिकल्स, एंड दे गो इनटू द कोल्डर रीजन्स, जहाँ पे ठंडे रीजन्स हैं वहां जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं. Now, the theory of this phenomenon holds that the distribution of such pollutants is governed by their physiochemical properties and the temperature conditions to which they are exposed. As a result, the least volatile persistent organic pollutants are deposited near their sources. Now, जो volatile persistent organic pollutants हैं जो कि कम जिनका बॉइलिंग पॉइंट है, या जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, वॉलेटाइल होते हैं और जल्दी इवेपोरेट होकर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं? नियर टू देयर सोर्सेज, लाइक जिस प्लांट से वो इवेपोरेट हुए उसके आसपास के ही इलाके में वो डिपॉजिट हो जाएंगे. लेकिन वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जिनकी हाई वॉलेटिलिटी है या उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हायर है, वो क्या होते हैं कि वो जो हीट वाले रीजन्स होते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, वहां से वो इवेपोरेट होते हैं टू द एनवायरनमेंट, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द विंड एंड क्लाइमेट वो कोल्डर रीजन्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कि उनका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह का है. ठीक है. Now this phenomenon has some important implications regarding the accumulation of persistent organic pollutants in environmentally fragile polar regions and cold mountainous areas far from industrial sources. Now इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, अर्बनाइजेशन जहाँ जहाँ हुई हुई है हमारी अर्थ पे, तो वहां से जितने भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इस तरह के निकल रहे हैं जो कि हायर बॉइलिंग पॉइंट पे हैं और मतलब दे हैव हाई वॉलेटिलिटी, तो वो क्या होते हैं कि वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं पोलर रीजन्स में, और वहाँ के जो माउंटेनियस एरियाज हैं या जो ग्लेशियर्स हैं वहां जाके ये डिपॉजिट होते हैं, एंड देन थ्रू द ग्लेशियर, आपको पता है जब वो वाटर में वो मेल्ट होगा ड्यू टू द क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग, the glaciers will melt down, and then what happens, these organic pollutants will come back to your environment again, क्योंकि वही वाटर वहां से मेल्ट होके आपके सीज में रिटर्न हो जाता है, और फिर सी के अंदर जब जाहिर है ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगी, एंड अल्टीमेटली इट विल रिटर्न बैक टू योर रीजन अगेन. ओके. नाउ सो आपको ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं. एक जो बिगेस्ट सोर्स है, एक तो देखिए हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं कि व्हीकल्स जो हैं, जो गाड़ियां हैं, दे आर द सोर्स, बट अपार्ट फ्रॉम द व्हीकल्स देयर आर प्लांट्स ऑल्सो, जो कि जिसके अंदर से ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इमिट आउट होते हैं, और they can like react with some pollutants which are present in the air, and they can be converted into secondary pollutants, and then they become persistent organic pollutants. Okay, now let's see what are the reactions and fate of organic compounds. Now अब ये जो organic compounds अभी हमने डिस्कस किए हैं कि जो कि प्लांट सोर्स से हमें मिल रहे हैं, अब उनका हम देखते हैं कि उनके साथ होता क्या है, किस तरह से वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, और किस तरह से वो अपने स्ट्रक्चर्स को फिर मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं. ओके.
So there are two important points related to what happens to organic compounds in the atmosphere. The first of these is the importance of photochemical reactions initiated by the absorption of photon of electromagnetic radiations, usually of wavelengths in the UV regions, just a bit shorter than those of the visible light. Now, एक तो यही हो गया कि आपके जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है उनके ऊपर, और आपको पता है कि ये जो एनर्जी ऑफ दिस जो फोटॉन्स होते हैं जो I mean to say that which will react with these organic compounds will have energy equals to Planck's constant. आपको ये if you remember तो E is equals to h mu, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, और इसी बेसिस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रो फोटोकेमिकल रिएक्शन आपका हो रहा होता है इन दी organic molecules. The second crucial point regarding the fate of organic species in the atmosphere is the central role played by the highly reactive hydroxyl radical represented by OH. This is a radical form of OH. This is a free radical species, meaning that it has an unpaired electron, which is what the dot in the formula represents. Now, hydroxyl radical is involved in virtually all the pathways by which organic compounds react in the atmosphere and by which photochemical smog is formed. Now, एक तो हमने देख लिया कि photochemical reaction हो रहा है with the help of the UV radiation, and secondly क्या हो रहा है जो OH radicals which are present in the atmosphere. ये OH radicals हमने जब भी पढ़ा था, जब हमने last session में inorganic पोल्यूटेंट्स हमने पढ़े हैं, तो वहां हमने देखा कि किस तरह से रेडिकल फॉर्मेशन होती है OH हमें किस तरह से रेडिकल फॉर्म में मिल रहा है. नाउ दीज OH मॉलिक्यूल्स आर हाईली रिएक्टिव. नाउ ये जो है सिंस दे आर वेरी रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक molecules which are volatile and which are emitting by the plants, and some are coming from the hydrocarbons emitted by the vehicles or industries. और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ फिर ये OH रेडिकल्स जो है ये रिएक्ट करता है और फिर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर चेंजेस लाके स्मॉग फॉर्मेशन या फोटोकेमिकल स्मॉग की क्रिएशन कर देता है. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. एक तो यूवी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सेकंड वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, OH रेडिकल के साथ. Okay, now let's move and see how the reactions are taking place. Now, organic compounds from the natural sources. Natural sources are the most important contributors of organics in the atmosphere, and hydrocarbons generated and released by human activities constitute about 1.7 of the total hydrocarbons in the atmosphere. This ratio is primarily the result of the huge quantities of methane produced by anaerobic bacteria in the decomposition of organic matter in water, sediments and oil. Okay, so एक तो आपको ये पता है कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में आते हैं, एंड देन दीज हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस by certain bacterial actions. like जो हाइड्रोकार्बन्स जनरेट होते हैं due to human activities, उनके ऊपर when they are like on the land or on the earth, there are some bacterial actions on them, and as a result of that they get converted into carbon dioxide and methane. अगर आप ये देखें तो दोनों ही बहुत मेजर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं. और इनके ऊपर फिर क्या होता है, now methane in the troposphere contributes to the photochemical production of carbon dioxide and ozone. ठीक है, मीथेन आपको पता है कि इट्स वेरी हार्मफुल गैस, ग्रीन हाउस गैस भी है ये, और इसके अलावा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन फॉर्मेशन कर रही होती है ये. अच्छा देखिए, ओजोन जो है आप जब पढ़ते हैं ओजोन का वर्ड तो आपके जहन में ये आता है कि इज अ गुड थिंग, ओजोन इज अ गुड थिंग, लाइक ओके, बट ओजोन इज अ गुड थिंग व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक, लेकिन यही ओजोन अगर आपके एनवायरनमेंट में ट्रोपोस्फेयर में आपकी अर्थ पे मौजूद है तो इट्स नॉट अ गुड
like earth means like where you are living, या troposphere जिसको मैं अगर कहूँ in particular, तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर अगर लोअर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन का वर्ड आपको कहीं भी नजर आता है तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो इट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द harmful radiations. But if this ozone is generated in the lower levels of troposphere, so it's causing harm to the environment, because ozone is very reactive compound और वो हर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके उसको फर्दर सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना के एक स्मॉग की शक्ल में ले आता है। तो इसलिए जब भी ओजोन आप देखें कि इस ट्रोपोस्फेयर में कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप समझ जाइए कि इट्स अ वेरी harmful reaction which is going to happen because of this ozone which is present in the troposphere. Now, the photochemical oxidation of methane is a major source of water vapors in the stratosphere. Now, the atmospheric hydrocarbons produced by living sources are called biogenic hydrocarbons. Okay, so those hydrocarbons which are generated by the human activity or living sources की वजह से जो भी hydrocarbons generate होते हैं, they are called biogenic hydrocarbons. और इसको आप नेचुरल प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं. Okay, now one of the simplest organic compounds given off by the plant is ethylene. This compound is produced by a variety of plants and released to the atmosphere in its role as a messenger species regulating plant growth. Because of its double bond, ethylene is highly reactive with hydroxyl radical and with oxidizing species in the atmosphere. Ethylene from vegetation sources should be considered as an active participant in atmospheric chemical processes. Now देखिए इथिलीन जो है ये बहुत कॉमन एक समझिए कि गैस है, विच गैस है या इसको वॉलेटाइल समझिए आप, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच emits from the plant. और ये इथिलीन जो है बहुत रेडी, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है तो इट्स हाईली रिएक्टिव, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये फिर इट बिकम्स वेरी हार्मफुल एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द एटमॉस्फेरिक केमिकल प्रोसेस, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की जो फॉर्मेशन है उसमें ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है फिर. नाउ let's see these. Now, most of the hydrocarbons emitted by the plants are terpenes. Now, this is very important point कि जो terpenes हैं ये हम natural product chemistry में बहुत ज़्यादा इनका पढ़ते हैं कि जब भी आप प्लांट प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि प्लांट में से कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो आप उनकी आइसोलेशन कर सकते हैं, तो उनमें जो मेजर क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपको नजर आते हैं वो टर्पीन्स नजर आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ लार्ज क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन एसेंशियल ऑयल्स. लाइक देखिए एसेंशियल ऑयल्स वो होते हैं जो दे आर लिक्विड इन, अगर आप उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो दे आर लिक्विड इन नेचर. और essential oils वो oils होते हैं which are very important for human survival. ठीक, जैसे कि आप देखिए कि नेचुरल ऑयल, अगर आप कॉमनली यूज नेचुरल ऑयल देखते हैं तो जैसे आमंड ऑयल आप यूज कर रहे हैं. इसके अलावा जो आपने सिट्रस फ्रूट अगर कभी देखा हो तो उसमें से जो एक सिट्रस की स्मेल आती है, या रोज को अगर आपने कभी स्मेल किया है जो उसके अंदर से स्मेल आती है, दीज स्मेल्स एंड ऑल फ्लेवर्स दीज ऑल कम फ्रॉम दीज एसेंशियल ऑयल्स. And this essential oil belongs to which class of compounds? Terpenes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स होती है. हर प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर स्मेल है उसके पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल्स की वजह से. Now, the essential oils are obtained when parts of some types of plants are subjected to steam distillation. Now, in humans जो हैं वो बहुत सारे essential oils को जो है वो extract out करते हैं natural products से, ताकि वो अपनी survival के लिए उनको extract out करते हैं. लेकिन जब वो इन essential oils को extract out कर रहे होते हैं, fractional distillation कर रहे होते हैं या steam distillation कर रहे होते हैं उनकी, तो as a result of that क्या होता है, बहुत सारे other
जो टर्पीन्स हैं या एसेंशियल ऑयल्स हैं वो जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जा रहे होते हैं। और जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट रेडिकल्स मौजूद हैं उनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और क्या रिएक्शंस करते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। Now, one of the most common terpenes emitted by trees is alpha-pinene, a principal component of turpentine. The terpene limonene found in citrus fruit and pine needles is encountered in the atmosphere around these sources. Now, since these terpenes, ये यहाँ पे कुछ terpenes के इन्होंने structures भी बताए हुए हैं, और इसके अंदर basically क्या होता है, क्योंकि एक olefinic bond होता है terpene के अंदर, and these olefinic bonds are highly reactive. इन्हें कोई भी ऐसा फ्री रेडिकल मिल जाए या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाए तो उसके साथ ये रेडिली रिएक्ट करके समटाइम्स तो दे बिकम यूजफुल लाइक फ्लेवर्स के लिए, या लाइक एसेंस एंड फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस के लिए यूज होते हैं ये। बट ऑन द अदर हैंड क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो बिकमिंग like secondary pollutants in the environment, and they are producing photochemical smogs and aerosols also. So now here we can see, because of these and other structural features, terpenes are among the most reactive compounds in the atmosphere. Because of what? Because of the double bond, the olefinic bond of terpenes, and they become highly reactive. Now the reactions of terpenes with hydroxyl radical is very rapid, is very quick, and terpenes also react with other oxidizing agents in the atmosphere, particularly ozone. So ये जैसे I just told you कि they are highly reactive. एक तो हाइड्रोक्सिल OH का जो रेडिकल है उसके साथ ये रिएक्शन बहुत क्विकली करते हैं। इसके अलावा ओजोन विच इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर, that also reacts with these terpenes quickly. ओके सो अच्छा, अब जब टर्पीन्स एक आप यहाँ पे एक चीज और भी यहाँ पे समझ लीजिए कि हाउ द एरोसोल्स आर बीइंग formed. Now alpha pinene and isoprene undergo similar reaction in the atmosphere to form particulate matter. Now this is important point because particulate matter formation होती है when alpha pinene and isoprene undergoes like reactions, ठीक, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके पर ऑक्साइड्स बनाते हैं और हार्ड रेजन की फॉर्म में रिएक्शन मतलब कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो such kind of reactions will add up the particulate matters in the environment. Now these aerosols are a cause of the blue haze in the atmosphere above some heavy growths of vegetation. Now जहाँ पे बहुत ज़्यादा densely vegetation हुई हुई होती है या plant growth बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है, तो उन areas में क्या होता है कि अल्फा पाइनिन और आइसोप्रीन जब एट लाइक टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो these molecules like alpha pinene and isoprene will be coming out of these plant sources, and from there they will react with the OH radical or ozone layer, and as a result of that they make aerosols. And you can see these kind of aerosols commonly in the areas where there is high vegetation, and these make blue colored haze in the atmosphere. Okay, so when a mixture of alpha pinene with the NO and NO2 in the air is irradiated with ultraviolet light, pinonic acid is formed. Okay, so when alpha pinene reacts with nitrogen oxide NOx compounds and in the presence of ultraviolet radiations, they form another harmful acid, which is pinonic acid, and the structure of pinonic acid is here. Now it is found in forest aerosol particles. This compound is produced by photochemical processes acting upon alpha pinene. Okay, so this pinonic acid is found in forest aerosol particles. So this is another important point for you to memorize, that where the pinonic acid, how the pinonic acid is formed and where it is found. So these are other reactions which I would recommend you to just go through the passages and try to just learn that what are the hydrocarbons and in particular terpenes, how they are reacting and what harmful chemicals they are becoming after the reaction with radicals and UV radiations.
Okay, now we will see a little bit of pollutant hydrocarbons. क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स का जो टॉपिक है ये हमने डिस्कस उस वक्त भी किया था लिटिल बिट, जब हमने देखा था वेहिकुलर एमिशंस जो हो रहे थे, तो उसको दोबारा से यहाँ पे भी हम देख लेते हैं. नाउ इथिलीन एंड टर्पीन्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन द अबव paragraph are hydrocarbons, organic compound containing only hydrogen and carbon. The major class of hydrocarbons are alkane, formerly called as paraffins, and alkane का आपको यहाँ पे एक general सा एक formula उन्होंने बता दिया है. Now the alkenes which have double bond in them, and alkynes which have triple bond in them, and some of them are also aromatic such as naphthalene. So these are the like बिल्कुल अगर आप उसको देखें कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो इस फॉर्म में मौजूद होते हैं. इथेन, इथीन, इथाइन, एंड देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं एज इन केस ऑफ नैप्थलीन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. Now, because of their widespread use in the fuels, hydrocarbons predominate among the organic atmospheric pollutants. Now, these points we discussed in detail when we discussed the vehicular emission, automotive exhaust hydrocarbons. हमने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं. So you can just go back to that lecture and see how they are involved, like the vehicular emissions जो hydrocarbons हमें vehicle से मिलते हैं. Okay, now let's discuss the alkenes. Alkenes enter the atmosphere from a variety of processes, including emissions from internal combustion engines and turbines, foundry operations, and petroleum refining. So these are the hydrocarbons which are emitted by the industries, vehicles, and some turbines. And these compounds are used primarily as monomers, which are polymerized to create polymers for plastic, polyethylene, polypropylene, polystyrene, synthetic rubber, latex paint, and other applications. All of these compounds, as well as other manufactured in lesser quantities, are released into the atmosphere. In addition to the direct release of alkene, these hydrocarbons are commonly produced by the partial combustion and cracking at high temperature of alkenes, particularly in the internal combustion engines. Unlike alkane, alkenes are highly reactive in the atmosphere, especially in the presence of NOx and sunlight. Alkynes occur much less commonly in the atmosphere than do alkenes. And what about the aromatic hydrocarbons? Let's discuss that. Now, I think these points are clear. कि इसमें यही बता रहे हैं कि अगर आप compare करके बताया कि alkane, alkene, alkyne में alkenes जो हैं, they are highly reactive and they are more in number. और जो है alkynes जो हैं, they are much less commonly present in the atmosphere. जो सबसे ज़्यादा problematic है वो alkene है, because वो बहुत ज़्यादा reactive होती है. Alkene because of the olefinic bond, और रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाती है, फोटोकेमिकल स्मोक में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है. अच्छा, अब हम देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, now aromatic hydrocarbons can be divided into the two major classes of those that have only one benzene ring and those with multiple rings, known as polycyclic polycyclic aromatic hydrocarbons, or the short form is PAH. Okay. Now, aromatic hydrocarbons with two rings, such as naphthalenes, are intermediate in their behavior. Some typical aromatic hydrocarbons are shown in this figure. The first 6 compounds shown in this figure are among the top 50 chemicals manufactured each year, so they are commonly encountered by pollution sources. Now, these PAH, ये जो first 6 आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, these are the most common chemicals which are, being synthesized in the industries. Chemically ये manufacture की जाती हैं, और they are very, कहना चाहिए कि industrial point of view से तो they are very important, but what they are doing, they are the major chemical pollutants also, because they are persistent organic pollutants like benzene है, toluene है. They are highly like dangerous chemicals. Before
लैब में बेंजीन और टोलिन जो है ये बहुत कॉमनली यूज की जाती थी, मगर बिकॉज ऑफ देयर हार्मफुल नेचर अब लैब्स में इनको बिल्कुल भी नहीं यूज किया जाता, बट इंडस्ट्रियली बिकॉज दे हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक इनके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है इंडस्ट्रीज का, तो देयरफॉर इंडस्ट्रीज में ये अभी भी यूज होते हैं ये केमिकल्स। अच्छा, यहाँ पे आज के लेक्चर को मैं स्टॉप करूंगी और एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाह रही थी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रेफरेंस से, विच आर आल्सो कॉल्ड एज पॉप्स। ठीक, तो अभी देखिए ये कौन से कंपाउंड्स हैं। These are the compounds coming from volcanic activities and forest fires like dioxins and dibenzofurans। ये तो देखिए ऐसी चीज है कि you cannot stop because this is natural process, but here you can see these pops which are written here, these are actually manufactured in the industry एंड दीज आर बेसिकली आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से ये वाले पॉप्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। नाउ द केमिकल्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज आर दीज, यू कैन जस्ट गो थ्रू कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं पॉप्स के। और इसके अलावा जो है बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और रिजल्टिंग फ्रॉम इंसिनरेशन, जो हाई टेम्परेचर पे हीट किए जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनकी वजह से जो पॉप्स जनरेट हो रहे हैं वो डाइऑक्सिन एंड फ्यूरेन्स हैं। केमिकल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर और पेस्टिसाइड्स जैसे डीडीटी, ये बहुत एक मशहूर कंपाउंड है जिसके ऊपर बैन भी लगा दिया गया था, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये यूज होता है अभी भी टू कंट्रोल द पेस्ट। ओके, तो और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड लिखे हैं, दीज ऑल आर द पॉप्स विच आर स्टिल बीइंग यूज्ड। ओके, so I'll stop the lecture for today here, and inshallah we shall continue from this topic in the next session, which is non-hydrocarbons organic compounds in the atmosphere. So I hope this lecture is clear to you. Just go through the points one more time, try to learn the chemical reactions, that how these terpenes get involved into the chemical reactions with the radical and how they become harmful secondary pollutants and create aerosols and photochemical smogs. Thank you very much for your kind attention. Hope to see you soon. Assalamu alaikum.